अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। अरे दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका अली भाई और मेरे साथ हैं शोएब भाई। आज हम दोनों मिलकर पॉलिटी को इस तरह से पढ़ने वाले हैं ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स सारे दिमाग में छप जाएंगे। शोएब, तैयार है भाई? आज तो तूफान मचाने वाले हैं। बिल्कुल अली भाई, एकदम तैयार। आज तो पॉलिटी का पूरा निचोड़ एक ही बार में दे देंगे। अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का गेम चेंजर है। ये वीडियो देखकर 100% स्कोर पक्का। अली भाई के साथ मिलकर सक्सेस गारंटीड, मजेदार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। शोएब, तो देखो आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले संविधान का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम इसकी आत्मा यानी प्रस्तावना को समझेंगे। उसके बाद उन 12 अनुसूचियों की कहानी जानेंगे जिनके बारे में बहुत बात होती है। और आखिर में संघ, नागरिकता और हमारे सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे। तो पेश है हमारा पहला टॉपिक, संविधान का एक परिचय। शोएब, क्या तुम्हें पता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? यह अपने आप में ही कमाल की बात है। अब देखो, ये 2 तारीखें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 26 नवंबर 1949 जिस दिन इसे अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 जब ये पूरी तरह से लागू हुआ। अली भाई, एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। अपनाया गया और पूरी तरह लागू हुआ, इसमें फर्क क्या है? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, इसे ऐसे समझो। अपनाना मतलब संविधान सभा ने कहा, हाँ ये डॉक्यूमेंट फाइनल है। मान लो जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा पास हो गया। लेकिन लागू होने का मतलब है कि उस दिन से वो बिल्डिंग सबके लिए खुल गई, मतलब वो देश का सबसे बड़ा कानून बन गया। और देखो जरा, वक्त के साथ ये कितना बदला है। शुरू में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, और आज 25 भाग, 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद और पूरी 12 अनुसूचियां हैं। वाह, मतलब ये तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ये तो एक जीती जागती किताब जैसा है जो देश के साथ साथ बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा शोएब। और इस जीती जागती किताब का जो दिल है ना, वो है इसकी प्रस्तावना। इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये बताती है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे सपने क्या हैं। हम भारत के लोग। यार, ये लाइन सुनने में ही कितनी पावरफुल लगती है। अली भाई, ये इतनी खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये पहली ही लाइन में साफ कर देती है कि असली पावर किसके हाथ में है। भारत की जनता के, सरकार या संसद के नहीं, बल्कि हम लोगों के। और इसी आत्मा को, इसी सोच को 1976 में 42वें संशोधन से और भी ताकत दी गई। इसमें 3 बड़े शब्द जोड़े गए। समाजवादी, जिसका मतलब है समाज में बराबरी लाना। पंथनिरपेक्ष, यानी देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सबके लिए न्यूट्रल रहेगा। और अखंडता, जो हमारे देश की एकता को और भी मजबूत बनाता है। तो प्रस्तावना ने हमें संविधान का विजन बता दिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर, और यहीं पर अनुसूचियां काम आती हैं। इन्हें तुम संविधान के आखिर में दी गई लिस्ट्स या टेबल समझ सकते हो, जिनमें वो एक्स्ट्रा जानकारी होती है जो आर्टिकल्स में फिट नहीं बैठती। तो ये हैं वो पूरी 12 अनुसूचियां। इनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 7वीं अनुसूची जो बताती है कि केंद्र और राज्यों के पास क्या-क्या शक्तियां होंगी, और 10वीं अनुसूची जो आयाराम गयाराम वाली राजनीति यानी दल बदल को रोकने के लिए है। अली भाई, ये 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सरकार इन सभी 22 भाषाओं को सपोर्ट करेगी, उन्हें बढ़ावा देगी। ये दिखाता है कि भारत में कितनी अलग अलग भाषाएं हैं और हम उन सब की कितनी इज्जत करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजबूत हिस्से पर, संघ, नागरिकता और अधिकार। ये वो हिस्सा है जो हमारे देश और हम नागरिकों की नींव है। संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 में साफ साफ कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये राज्यों का संघ लाइन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि भारत राज्यों के समझौते से नहीं बना, और किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई हक नहीं है। और भाग 2 नागरिकता के बारे में है। यहां लिखा है एकल नागरिकता। अली भाई, जरा आसान भाषा में समझाइए कि इसका हम लोगों के लिए क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र का भी नागरिक है और भारत का भी। चाहे कोई तमिलनाडु में रहे या अरुणाचल में, उसकी पहचान सिर्फ एक है, भारतीय। और अब वो हिस्सा जिसके बिना सब अधूरा है, भाग 3 मौलिक अधिकार। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं।
जैसे सदियों पहले मैग्ना कार्टा ने इंग्लैंड के लोगों को अधिकार दिए थे, वैसे ही ये हिस्सा हमें हमारे अधिकार देता है, जिनकी गारंटी खुद संविधान देता है। तो कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, क्या कोई अंदाजा है? इसका जवाब है 6। जी हां, 6 बड़ी कैटेगरीज हैं जो हमारे अधिकारों की बुनियाद हैं। और ये हैं वो 6 अधिकार। समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सब एक बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी का अधिकार, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और सबसे आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शोएब, अली भाई, ये स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें बोलने की आज़ादी आती है, ये तो किसी भी डेमोक्रेसी की जान है। बिल्कुल, और ये सारे अधिकार आकर मिलते हैं आर्टिकल 32 पर, जिसे संविधान का हृदय कहा गया है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो अधिकार है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे संविधान के पार्ट 4 से। यह हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वो सिद्धांत हैं जो देश को चलाने के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी फैक्ट, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये याद रखना, सवाल बनता है इस पर। तो डीएसपी का मेन मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब एक ऐसा देश जो सिर्फ कानून व्यवस्था ना देखे बल्कि अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी पूरा ध्यान दे। एकदम सही कहा अली भाई। और मैं बता दूं, ये जो वेलफेयर स्टेट वाला कीवर्ड है ना, ये मेंस के आंसर्स में लिखने के लिए मतलब सोने पे सुहागा है। जबरदस्त नंबर मिलते हैं। चलो अब कुछ सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है आर्टिकल 37 में कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब आप इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इसके अलावा आर्टिकल 39A, 44 यानी अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी और 51 ये सब एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको तो रट लो। अच्छा, अब एक सवाल आप सबके लिए। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। वो कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्थानीय स्वशासन की नींव है? सोचो जरा, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। अरे वाह, बिल्कुल सही। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भाई, ये तो एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल है। और सही में संविधान में गांधीवादी विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण भी यही है। इसको तो भूलना ही नहीं है, कभी नहीं। चलिए, अब अधिकारों की बात तो हो गई, अब जरा कर्तव्यों की भी बात कर लेते हैं। तो संविधान के पार्ट 4A में है हमारे मौलिक कर्तव्य। एक बात याद रखना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था और इनकी प्रेरणा ली गई थी रूस, उस समय के सोवियत संघ के संविधान से। और जब मौलिक कर्तव्यों को पहली बार संविधान में शामिल किया गया था ना, तो उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 थी। जी हां, शुरुआत में बस 10। बिल्कुल, और ये 2 संशोधन तो दिमाग में छाप लो। पहला 42वां संशोधन 1976, इससे 10 कर्तव्य जोड़े गए, और फिर 86वां संशोधन 2002, जिससे 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ये साल और ये नंबर भाई एमसीक्यूज के लिए हॉट टॉपिक हैं, हमेशा याद रखना। अब आते हैं संविधान के सबसे लंबे भाग पर, पार्ट 5, द यूनियन। और इसकी शुरुआत होती है देश के प्रथम नागरिक यानी भारत के राष्ट्रपति से। देखो, राष्ट्रपति से जुड़े ये आर्टिकल्स तो एकदम टिप्स पर होने चाहिए। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 में उनके चुनाव की बात है। 60 में शपथ जो सीजीआई दिलाते हैं। 72 में उनकी क्षमादान की शक्ति, और 76 के तहत वो अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं। ये सब सीधे सीधे सवाल बनते हैं। और दोस्तों, आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, ये स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। देखो, इसे कोई भी सदन शुरू कर सकता है। 14 दिन का नोटिस देना होता है। और सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग गलत करते हैं, दोनों सदनों से कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत चाहिए। ये कुल सदस्यता वाला पॉइंट है ना, यही गेम चेंजर है, इसे ध्यान में रखना। चलो, अब आते हैं देश की धड़कन पर, हमारी संसद, पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। अब जरा दोनों सदनों में फर्क देख लेते हैं। राज्यसभा, जिसका जिक्र आर्टिकल 80 में है, वो एक स्थायी सदन है, अ परमानेंट बॉडी,
और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं लोकसभा, जो आर्टिकल 81 में है, वो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है और हर 5 साल में भंग हो जाती है। एकदम सही अली भाई। और ये जो पॉइंट है ना कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये एग्जाम्स में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बनता है। इस पर बहुत सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसे जरूर याद रखना। और ये नंबर 1/10, इसको दिमाग में बिठा लो। ये है गणपूर्ति या कोरम का नंबर, आर्टिकल 100 के तहत। इसका सीधा सा मतलब है कि सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों के 10% मेंबर्स का होना जरूरी है। छोटा सा फैक्ट है, पर बहुत बार पूछा गया है। अब देखो राष्ट्रपति की एक और जबरदस्त शक्ति, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करना। आसान भाषा में, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, तब राष्ट्रपति भी कानून बना सकते हैं, और इसकी ताकत संसद के एक्ट के बराबर ही होती है। पर हां, ये टेम्परेरी मेजर। और अब हम आ गए हैं अपने आज के सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स पर, हमारी न्यायपालिका और राष्ट्रीय ऑडिटर। ये दोनों ही देश में चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। यहां देखिए संविधान के इन संरक्षकों को। आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 148, जो बहुत जरूरी है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम शॉर्ट में CAG कहते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। ये देश के सारे खातों पर नजर रखते हैं। बिल्कुल। और CAG की अहमियत को समझने के लिए ना, डॉक्टर BR अंबेडकर का ये कथन देखो। उन्होंने CAG को सार्वजनिक पर्स का संरक्षक कहा था, द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। इससे आप समझ सकते हैं कि यह पद कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, हमने द यूनियन यानी संघ को तो अच्छे से कवर कर लिया है। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोच के बताइए कि संविधान का अगला भाग लॉजिकली कौन सा होना चाहिए, और उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो अभी हमने जो सीखा है उससे कैसे मिलता जुलता है। इसका जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अली भाई, कभी सोचा है कि किसी भी राज्य की सरकार आखिर चलती कैसे है? मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं और वो कौन से नियमों से बंधे हैं? आज हम भारत के हर राज्य के इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। हमारे संविधान का भाग 6, जिसे राज्यों का संविधान भी कहते हैं। बिल्कुल सही अली भाई, ये असल में वो प्लेबुक है जो गवर्नर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबकी भूमिका तय करती है। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा सफर राज्यों के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू होगा। फिर हम मिलेंगे सरकार चलाने वाले मुख्य खिलाड़ियों से, यानी कार्यपालिका से। वहां से हम देखेंगे कि कानून बनते कैसे हैं। फिर उन कानूनों के रखवालों यानी न्यायपालिका को समझेंगे। और आखिर में हम केंद्र शासित प्रदेशों की जो अनोखी व्यवस्था है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी तस्वीर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है भाग 6, जो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक फैला हुआ है। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये पूरे संविधान का दूसरा सबसे लंबा हिस्सा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो राज्य सरकार की पूरी मशीनरी की नींव रखता है। बिल्कुल, ये तो हर राज्य के लिए एक मिनी संविधान जैसा हो गया, जो सरकार की बनावट से लेके उसकी शक्तियों तक हर चीज को डिफाइन करता है। अब जब हमें एक ओवरव्यू मिल गया है, तो चलिए राज्य सरकार के इंजन रूम में चलते हैं, यानी कार्यपालिका या दी एग्जीक्यूटिव। ये वो जगह है जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। और इसकी कमान 2 मुख्य किरदारों के हाथ में होती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और इन दोनों के बीच का जो समीकरण है, उससे समझना किसी भी राज्य की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी। अली भाई, राज्य की कार्यपालिका की कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 153 से। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत ही बुनियादी बात कहता है कि भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल का होना अनिवार्य है। अच्छा, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इनकी नियुक्ति करता कौन है और इस पद के लिए क्या-क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल को राज्य की जनता नहीं चुनती, बल्कि उनकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और यही बात राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बना देती है। और अनुच्छेद 157 के मुताबिक योग्यताएं भी एकदम सीधी हैं, भारत का नागरिक होना और उम्र कम से कम 35 साल होना। इसका मतलब ये हुआ कि नियुक्ति की प्रक्रिया ही हमारे संघीय ढांचे को दिखाती है, जहां केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि हर राज्य में मौजूद होता है। अब राज्यपाल अकेले तो काम नहीं करते।
अनुच्छेद 163 राज्य सरकार के असली इंजन को सामने लाता है, यानी मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। संविधान के हिसाब से इनका काम राज्यपाल को सहायता और सलाह देना है। और हमारी संसदीय प्रणाली में ये सलाह ज्यादातर मामलों में बाध्यकारी होती है। मतलब ये कि भले ही राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति तो चुने हुए मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। अली भाई, तो जो कानून लागू करते हैं उनसे अब हम उन पर आते हैं जो कानून बनाते हैं, यानी राज्य का विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर। इसे आप राज्य की अपनी संसद की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये वही जगह है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बहस करते हैं और वो कानून पास करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं, चाहे वो लोकल टैक्स हो या राज्य की कोई बड़ी नीति। राज्यों के विधानमंडल में 1 या 2 सदन हो सकते हैं। जो मुख्य सदन है और जो हर राज्य में होता है वो है विधानसभा। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की आबादी के हिसाब से इसमें 60 से 500 तक सदस्य हो सकते हैं। कुछ बड़े राज्यों में एक ऊपरी सदन भी होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं। और इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि विधानसभा तो हर 5 साल में चुनाव के लिए भंग हो जाती है, जबकि विधान परिषद अनुच्छेद 171 के तहत एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य बारी बारी से रिटायर होते हैं, कभी एक साथ नहीं। इसे सिस्टम में निरंतरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि बस कुछ सदस्य आएं और कोई भी कानून पास कर दें। अनुच्छेद 189 एक नियम तय करता है जिसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। इसे आप बस न्यूनतम उपस्थिति की शर्त समझ सकते हैं। किसी भी आधिकारिक काम के लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा मौजूद होना ही चाहिए। तो अगर किसी सदन में 200 सदस्य हैं तो किसी भी कार्यवाही को वैध मानने के लिए कम से कम 20 सदस्यों का वहां होना जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि फैसलों में एक न्यूनतम स्तर का प्रतिनिधित्व तो हो। तो हमारे पास कार्यपालिका है जो सरकार चलाती है और विधानमंडल है जो कानून बनाता है। लेकिन ये कौन देखेगा कि हर कोई इन कानूनों का पालन कर रहा है? ये काम है तीसरे स्तंभ का, न्यायपालिका, जो राज्य स्तर पर कानून की अंतिम संरक्षक है। और राज्य की इस पूरी न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर बैठा है उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट। चलिए एक अनोखी शक्ति से शुरू करते हैं जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच की रेखा को थोड़ा धुंधला कर देती है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। ये असल में एक अस्थायी कानून है जिसे तब लाया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की फौरन जरूरत हो। और इस अध्यादेश में उतनी ही ताकत होती है जितनी विधानमंडल से पास हुए कानून में। लेकिन ये एक टेम्पररी उपाय है जिसे बाद में विधानमंडल से मंजूरी दिलवानी पड़ती है। ये एक शक्तिशाली लेकिन हाँ कभी-कभी विवादास्पद टूल भी है। अली, राज्य की न्यायपालिका की नींव अनुच्छेद 214 में रखी गई है, जो ये अनिवार्य बनाता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि कभी-कभी एक ही उच्च न्यायालय एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। शोएब, ये बात ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और सरकार के कामों को चुनौती देने के लिए अपने राज्य के अंदर ही एक ऊंची न्यायिक संस्था तक पहुंच मिले। अली भाई, उच्च न्यायालय के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक आता है अनुच्छेद 226 से रिट जारी करने की शक्ति। रिट को आप एक तरह का शक्तिशाली न्यायिक आदेश समझ सकते हैं जो अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकती है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की रिट जारी कर सकती है और हुक्म दे सकती है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने पेश किया जाए। ये न्यायपालिका का न्याय लागू करने का एक बहुत सीधा तरीका है। अली भाई, यहाँ एक दिलचस्प संवैधानिक जानकारी है। आपने ध्यान दिया होगा कि हम भाग 6 से सीधे भाग 8 पर जा रहे हैं, तो भाई भाग 7 कहाँ गया? दरअसल ये आज़ादी की ठीक बाद मौजूद राज्यों की एक खास श्रेणी से जुड़ा था, लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो ये हिस्सा अप्रासंगिक हो गया और 7वें संशोधन अधिनियम के जरिए इसे आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो ये हमारे संवैधानिक इतिहास का एक हिस्सा है, एक ऐसा अध्याय जो अब बंद हो चुका है। और अब आखिर में चलिए राज्यों से आगे बढ़कर भारत के एक अलग तरह के प्रशासनिक क्षेत्र को समझते हैं, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज। इन्हें संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 339 से 242 तक कवर किया गया है। और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि राज्यों के उलट इन पर सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। इनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ही अलग होती है।
अनुच्छेद 239 इसका मूल प्रशासनिक मॉडल बताता है। हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो एक नियुक्त अधिकारी के माध्यम से काम करते हैं, जिन्हें आमतौर पर प्रशासक या उपराज्यपाल कहा जाता है। शोएब, ये सीधा केंद्रीय नियंत्रण अक्सर रणनीतिक, प्रशासनिक या ऐतिहासिक वजहों से होता है, जो इन्हें अपने फैसले खुद लेने वाले राज्यों से अलग बनाता है। और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से एक सबसे अलग है दिल्ली। अनुच्छेद 239A दिल्ली को एक बहुत ही विशेष दर्जा देता है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीटी के रूप में नामित करता है। और यही वो वजह है कि ज्यादातर दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के उलट दिल्ली की अपनी चुनी हुई विधानसभा और एक मुख्यमंत्री हैं। ये एक बहुत ही अनोखा हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दोनों की विशेषताएं हैं, जो अक्सर चुनी हुई सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर जटिलता पैदा करता है। तो हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संवैधानिक मशीनरी की एक यात्रा पूरी की, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों से लेकर विधानमंडल और अदालतों के कामकाज तक। ये सभी नियम और अनुच्छेद असल में नियंत्रण और संतुलन की एक बहुत ही नाजुक व्यवस्था बनाते हैं। शोएब, और ये हमें हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का ये जो जटिल संतुलन है, वो असल में भारत के संघीय ढांचे को कैसे परिभाषित करता है। ये सोचने वाली बात है। जी, प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। आज हम बात करेंगे शासन की बुनियाद, पंचायतें। शोएब, शहरी शासन, नगर पालिकाएं। अली भाई, संघ राज्य संबंध, शक्ति संतुलन। शोएब, वित्त, संपत्ति और सेवाएं। और लोकतंत्र का आधार, निर्वाचन। चलिए शुरू करते हैं भाग 9 से, पंचायतें। अनुच्छेद 243 से 243O। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं। पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा। किसी गांव के वे सभी वयस्क लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे ग्राम सभा बनाते हैं। किसी गांव के वे सभी वयस्क लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे ग्राम सभा बनाते हैं। अनुच्छेद 243B प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन अनिवार्य है। प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन अनिवार्य है। अनुच्छेद 243C में है त्रिस्तरीय संरचना। त्रिस्तरीय संरचना। ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला पंचायत जिला स्तर पर। अनुच्छेद 243D आरक्षण। SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। इसमें 11वीं अनुसूची के 29 विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची के 29 विषय। अनुच्छेद 243I पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243K पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अब बात करते हैं भाग 9A की, नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। इसे 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसे 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 243R नगर पालिकाओं की संरचना। इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम है। अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं की शक्तियां। इसमें 12वीं अनुसूची के 18 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची के 18 विषय। अनुच्छेद 243Z नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अगला है भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां हैं। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। शोएब, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां। इसका मतलब है वे विषय जो किसी सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा। अनुच्छेद 263 समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। आगे है भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। और भाग 14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर यहां एक कानूनी अधिकार बनाया गया। हाँ, अब ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS। और नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 316 कार्यकाल। UPSC सदस्यों के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और राज्य PSC के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। और अब अंतिम खंड भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329A। अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग का गठन, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार। एक विशेष बात, 61वें संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। 21 से घटाकर 18 की गई। तो आखिर में एक सवाल, शोएब, आज की चुनौतियों से निपटने में ये संवैधानिक ढांचा कितना प्रासंगिक है? भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज का, हम सबका एक आईना है। आज हम इसके कुछ बहुत ही जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। भाग 16 से लेकर 22 तक ये वो हिस्से हैं जो हमारे अधिकारों से लेकर देश की सुरक्षा तक हर पहलू को छूते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी ये जो यात्रा है ये 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम देखेंगे कि संविधान कुछ वर्गों को विशेष सुरक्षा कैसे देता है, हमारी राजभाषा के बारे में क्या कहता है, और अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो कौन से आपातकालीन नियम लागू होते हैं। और हाँ, आखिर में हम संविधान के जो समापन प्राविधान हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 16 से। सच कहूं तो ये हिस्सा संविधान की आत्मा को दिखाता है, जिसमें समाज के कुछ खास वर्गों की तरक्की और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इस भाग का जो मुख्य मकसद है वो समाज के उन वर्गों को सहारा देना है जो किसी न किसी वजह से ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। ये आरक्षण और दूसरे सुरक्षा उपायों के जरिए समानता लाने का एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रयास है। इस भाग में कई बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 330 और 332। इनके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। क्यों? ताकि उनकी आवाज भी नीति निर्माण तक पहुंच सके। वहीं अनुच्छेद 335 ये पक्का करता है कि सरकारी नौकरियों में भी उनके दावों पर सही से विचार किया जाए। और हाँ, इन आरक्षणों की एक समय सीमा अनुच्छेद 334 के तहत तय होती है, जो फिलहाल 2030 तक। लेकिन बात सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। संविधान इन वर्गों की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली आयोगों की भी स्थापना करता है, जैसे अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग और 338B के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आयोग इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और अगर कोई शिकायत हो तो उसकी जांच भी करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भाषा की। भाषा जो किसी भी देश की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा होती है। संविधान का भाग 17 इसी विषय पर है, जो हमारी राजभाषा को, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 343 साफ साफ कहता है कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। लेकिन हमारा संविधान भाषा की विविधता का भी पूरा सम्मान करता है। ये राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की पूरी आज़ादी देता है। और देखिए, अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कामकाज के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का भी प्रावधान है। साथ ही अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी देता है। चलिए, अब हम संविधान के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो देश पर संकट के समय सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ये है भाग 18, यानी कि आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसी गंभीर स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाने पर लागू होता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा होने पर लगाया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसकी जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20
और 21 से मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को कभी नहीं छीना जा सकता। भारत एक विविधताओं से भरा देश है और हमारा संविधान इस विविधता का पूरा सम्मान करता है। भाग 21 में कुछ राज्यों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए कुछ अस्थायी और विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस भाग का सार ये है कि ये कुछ राज्यों को उनके अनूठे ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों की वजह से एक स्पेशल स्टेटस देता है ताकि उनका सही विकास सुनिश्चित हो सके। इसका सबसे चर्चित उदाहरण तो अनुच्छेद 370 था, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था और जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 371 और इसके जो अलग अलग खंड हैं, वो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर पूर्व के कई राज्यों को उनके विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए विशेष अधिकार देते हैं। तो अब हम अपनी चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। यहाँ हम उन प्रावधानों को देखेंगे जो खुद संविधान की सुरक्षा, उसमें संशोधन और उसे लागू करने की प्रक्रिया तय करते हैं। ये सारे प्रावधान भाग 19, 20 और 22 में दिए गए हैं। भाग 19 में कुछ अलग-अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके आधिकारिक कामों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। इसी भाग में अनुच्छेद 363 भी है, जिसने रियासतों के राजाओं को मिलने वाले विशेष भत्ते यानी प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। अब आता है भाग 20, जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, 368, लेकिन ये शायद संविधान के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेदों में से एक है। यही वो अनुच्छेद है जो हमारी संसद को समय के साथ संविधान में बदलाव करने यानी संशोधन करने की शक्ति देता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, संविधान में संशोधन की ये जो प्रक्रिया है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर अपनाई है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके अब तक 100 से भी ज्यादा बार हमारे संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं, जो इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है जो समय के साथ बदल सकता है। और अंत में भाग 22 हमें ये बताता है कि हमारा संविधान आखिर लागू कैसे हुआ। अनुच्छेद 394 के अनुसार कुछ बहुत जरूरी प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था, और बाकी का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी भाग में अनुच्छेद 393 हमारे संविधान को इसका आधिकारिक नाम देता है भारत का संविधान। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 395 इसने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, और इसी के साथ भारत पूरी तरह से एक संप्रभु गणराज्य बन गया। तो सवाल ये उठता है कि विशेष सुरक्षा से लेकर आपातकालीन शक्तियों तक संविधान की ये जो बुनियादी प्रावधान है, ये आज के भारत में शक्ति और अधिकारों के नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।